हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही दिसंबर की उस ठंडी हवा ने मेरा स्वागत किया। 7 साल बाद लंदन से लौटकर आज मैं अपने पुराने बंगले के सामने खड़ा था। हाथ में सूटकेस और चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं अपनी पत्नी नेहा, माँ और छोटे भाई को सरप्राइज देना चाहता था। मैंने जानबूझकर किसी को फोन नहीं किया था। रात के 11 बज रहे थे। मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं। जैसे ही मैं लोहे के भारी गेट को खोलकर पोर्टिको तक पहुंचा, खिड़की से छनकर आती हुई ठहाकों की आवाजें सुनाई दी। माँ का जोरदार ठहाका, नेहा की खिलखिलाहट और भाई का मजाक। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं अक्सर वीडियो कॉल पर देखता था। मैंने डोरबेल की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक सन्नाटा छा गया। हंसी की जगह एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनाई दी जिसने मेरे बढ़ते हुए हाथ को हवा में ही रोक दिया। वो नेहा की आवाज थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ अनहोनी की महक आई। मैंने मुख्य दरवाज़ा खोलने के बजाय दबे पांव खिड़की की ओर कदम बढ़ाए और पर्दे के एक छोटे से कोने से अंदर झांका। अंदर का नज़ारा देख मेरा खून जम गया। डाइनिंग टेबल पे खाना सजा हुआ था। माँ और मेरा भाई अपनी कुर्सियों पर शान से बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में वो ममता या प्यार नहीं था जो मैं जानता था। वहां सिर्फ एक क्रूर चमक थी। नेहा फर्श पर डाइनिंग टेबल के नीचे पैर के पास बैठी हिचकियां ले रही थीं। उसका चेहरा खून से लथपथ था। जैसे ही नेहा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, माँ अपनी कुर्सी से उठी। उन्होंने झपट्टा मारकर नेहा के बाल पकड़े और उसे ऊपर खींचते हुए एक जोरदार चांटा मारा। चुप रह। माँ की आवाज किसी डायन जैसी लग रही थी। अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला या समीर मैं को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तेरा हश्र भी तेरे पिता जैसा होगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा के पिता की मौत तो 1 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। क्या वो कत्ल था? और माँ, मेरी माँ ऐसी कैसे हो सकती हैं? तभी भाई ने अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकाला और मेज पर रखते हुए ठंडे लहजे में कहा, माँ, समीर कल सुबह पहुंचने वाला है। उससे पहले इस ड्रामे को खत्म करना होगा। इसे सोने दो, हमेशा के लिए। जैसे ही उसने हमेशा के लिए कहा, नेहा की आंखें खिड़की की ओर घूमीं। उसने मुझे देख लिया था। उसकी डरी हुई आंखों में एक उम्मीद जगी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजरें झुका लीं। शायद वो मुझे बचाना चाहती थी। मैं समझ गया कि ये मेरा वो परिवार नहीं है जिसे मैं छोड़कर गया था। ये लोग कोई और थे, या फिर इनके पीछे कोई गहरा राज था। मैंने जेब से अपना फोन निकाला, लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरे सिर पर एक भारी चीज से वार किया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। गिरते गिरते मैंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुल रहा था और माँ हाथ में वही इंजेक्शन लिए बाहर आ रही थी। उनके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। समीर बेटा, सरप्राइज देने आए थे ना? अब देखो हम तुम्हें क्या सरप्राइज देते हैं। धोखे का पर्दाफाश। मेरी आंखों के सामने अंधेरा था, लेकिन कानों में आवाजें साफ आ रही थीं। मुझे घसीटकर अंदर ले जाया गया था। ठंडी जमीन का एहसास और खून की महक बता रही थी कि मैं डाइनिंग रूम के उसी कोने में हूं जहां नेहा तड़प रही थी। माँ, इसे अभी खत्म क्यों नहीं कर देते? ये मेरे भाई राहुल की आवाज थी, पर उसकी आवाज में वो बचपन वाली मासूमियत नहीं, बल्कि एक कसाई जैसी ठंडक थी। नहीं राहुल, माँ का स्वर गूंजा। समीर के नाम पर विदेश में करोड़ों की जायदाद और इंश्योरेंस है। जब तक वो कागजों पर साइन नहीं कर देता, इसे जिंदा रखना होगा। तभी मुझे नेहा की दबी हुई सिसकी सुनाई दी। वो मेरे पास ही कहीं बंधी हुई थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, समीर, समीर, होश में आओ। ये वो नहीं हैं। ये माँ और राहुल नहीं हैं। मेरा सिर फटा जा रहा था, लेकिन नेहा की बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। धुंधली रोशनी में मैंने देखा कि माँ और राहुल के चेहरों पर एक अजीब सी बनावट थी। कान के पीछे की त्वचा थोड़ी उखड़ी हुई थी। वे प्रोस्थेटिक मास्क पहने हुए थे। वे मेरा परिवार नहीं, बल्कि बहरूपिये थे जो 7 साल में बदल चुके मेरे परिवार का फायदा उठा रहे थे। असली माँ और राहुल कहाँ थे? इस सवाल ने मेरे अंदर डर से ज्यादा गुस्सा भर दिया। तभी नकली माँ मेरे करीब आई। उसके हाथ में वही जानलेवा इंजेक्शन था। समीर बेटा, साइन कर दो, वरना तुम्हारी प्यारी नेहा की आंखें हम अभी निकाल देंगे। जैसे ही उसने सुई मेरी गर्दन के पास लाई, मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी। मैंने जोर से अपना सिर उसके चेहरे पर दे मारा। वो चिल्लाकर पीछे गिरी और उसका मास्क आधा चेहरे से लटक गया। नीचे का चेहरा जला हुआ और डरावना था। पकड़ो इसे, नकली राहुल चिल्लाया और हाथ में चाकू लेकर मेरी तरफ झपटा। मैं फुर्ती से मेज के नीचे लुढ़का और वहां पड़ा कांच का एक जग उठाकर राहुल के सिर पर दे मारा। कांच के टुकड़े बिखर गए और वो कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मैंने तुरंत नेहा की रस्सियां खोलीं। समीर, पीछे देखो, नेहा चिल्लाई। नकली माँ ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक छोटा देसी कट्टा पिस्तौल निकाल लिया था।
उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। बहुत हो गई लुका छिपी, वो गुर्राई। अगर पैसा नहीं तो लाश ही सही। उसने ट्रिगर दबाया, धाएं। गोली चली, लेकिन वो मुझे नहीं लगी। कमरे की बिजली गुल हो गई थी। अंधेरे में सिर्फ नेहा की भारी सांसें और उस औरत की चीख सुनाई दी। बाहर पुलिस की सायरन की आवाज गूंजने लगी। शायद पड़ोसियों ने मेरी चीख सुनकर या शोर सुनकर पुलिस को फोन कर दिया था। अंधेरे का फायदा उठाकर मैंने पास पड़ा भारी डाइनिंग चेयर उठाया और उस तरफ फेंका जहां से गोली चली थी। एक जोरदार टक्कर और गिरने की आवाज आई। जब पुलिस अंदर घुसी और लाइट जलाई गई तो नजारा भयावह था। वह औरत और आदमी जमीन पर अचेत पड़े थे। पुलिस ने उन्हें हथकड़ी लगाई। कब्रिस्तान का राज और नेहा का असली चेहरा। अगले दिन तहकीकात में जो पता चला उसने मेरे होश उड़ा दिए। असली माँ और राहुल की मौत 2 साल पहले ही एक कार हादसे में हो चुकी थी, जिसे इन अपराधियों ने अंजाम दिया था ताकि वे मेरी संपत्ति हड़प सकें। नेहा को इन्होंने कैद कर रखा था और डरा धमकाकर दुनिया के सामने नाटक करवा रहे थे। मैं उस घर की दहलीज से बाहर निकला, नेहा का हाथ थामे। वह घर जिसे मैं जन्नत समझकर लौटा था, वह अपनों की कब्रगाह बन चुका था। पर एक बात साफ थी, खौफ का वो साया अब खत्म हो चुका था। पुलिस उन बहरूपियों को ले जा चुकी थी। घर अब शांत था, लेकिन उस खौफनाक रात की गूंज अभी भी दीवारों में कैद थी। मैंने नेहा को सहारा दिया और हम लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गए। नेहा अभी भी कांप रही थी। सब ठीक हो जाएगा नेहा, मैंने उसके माथे को चूमते हुए कहा। अब हम यहां से बहुत दूर चले जाएंगे। नेहा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अचानक उन आंसुओं के पीछे एक अजीब सी चमक उभरी। उसने धीरे से कहा, समीर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे लोग इतने अनाड़ी थे कि सिर्फ एक कुर्सी फेंकने से हार जाते? मेरे माथे पर पसीना आ गया। तुम क्या कह रही हो? एक ठंडी मुस्कान। नेहा सोफे से उठी और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल चुके थे। जो औरत कुछ देर पहले मौत के डर से थर थर कांप रही थी, उसके चेहरे पर अब एक विजयी मुस्कान थी। समीर, वो बहरूपिये जरूर थे, लेकिन वो मेरे लिए काम कर रहे थे, नेहा ने पीछे मुड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में अब वो कोमलता नहीं, बल्कि बर्फ जैसी ठंडक थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा, ये तुम क्या बोल रही हो? उन्होंने तुम्हें मारा, तुम्हारे बाल पकड़े। वो सब एक नाटक था समीर, उसने हंसते हुए कहा। तुम्हें क्या लगा? 7 साल तक तुम विदेश में रहे, पैसे भेजते रहे, और मैं यहां तुम्हारी बूढ़ी माँ की सेवा करती रहती। मुझे तुम्हारी दौलत चाहिए थी, तुम्हारी यादें नहीं। तभी घर का पिछला दरवाजा खुला और वही नकली भाई राहुल अंदर आया। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं था। पुलिस कहाँ है? मैंने हकलाते हुए पूछा। पुलिस? राहुल हंसा। समीर भाई, जो पुलिस बाहर आई थी वो भी हमारे ही आदमी थे। वर्दी पहनकर नाटक करना इस शहर में बहुत आसान है। आखिरी दांव, तहखाने का रहस्य। मैं समझ गया कि मैं एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका हूं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। नेहा ने अलमारी से कुछ कागजात निकाले और मेरे सामने मेज पर फेंक दिए। इन पर साइन करो समीर। तुम्हारी सारी वसीयत और लंदन वाली प्रॉपर्टी अब मेरी होगी। अगर तुमने साइन कर दिए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, वरना। उसने अपनी सैंडल के नीचे फर्श पर पड़े हमारे परिवार की फोटो को कुचल दिया। मौत का खेल। आखिरी दांव मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैंने कलम उठाई, लेकिन मेरी नज़र नेहा के पीछे रखे उस पुराने फूलदान पर पड़ी जिसमें मेरे पिता की अस्थियां रखी थीं, जो मैंने अभी तक विसर्जित नहीं की थीं। साइन कर रहा हूं नेहा, मैंने धीमी आवाज में कहा। जैसे ही वे दोनों कागजों को देखने के लिए करीब आए, मैंने पूरी ताकत से वो भारी फूलदान उठाया और जमीन पर पटक दिया। अंदर से अस्थियों की राख और एक छोटा सा डिवाइस निकला। वो एक सत्य खोज था जिसे मैंने घर में सरप्राइज देने के लिए और अपनी माँ की खुशियां रिकॉर्ड करने के लिए बहुत पहले एक जासूसी एजेंसी के जरिए लगवाया था। तुम्हें क्या लगा नेहा, मैं 7 साल विदेश में रहकर इतना बेवकूफ बन गया? मैंने मोबाइल निकाला। ये सारा ड्रामा लाइव स्ट्रीम हो रहा था, और इस बार जो पुलिस आ रही है वो असली है। दूर से असली सायरन की आवाज आने लगी। इस बार आवाज अलग थी, भारी थी। नेहा और राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। राहुल ने चाकू निकाला, लेकिन तभी खिड़की का शीशा तोड़ते हुए एक टीयर गैस का गोला अंदर गिरा। कमांडोज अंदर घुस आए। नेहा चिल्लाई, समीर, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उसे आखिरी बार देखा और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। जिस औरत को मैंने अपनी दुनिया माना था, वो सिर्फ एक जहरीला साया निकली। जब मैं घर की दहलीज से बाहर निकला, सूरज की पहली किरण निकल रही थी। मेरा परिवार जा चुका था, मेरा प्यार मर चुका था, लेकिन मैं आज अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन धोखे से जीत चुका था। पुलिस नेहा और उसके साथियों को ले जा चुकी थी।
घर अब सील कर दिया गया था, लेकिन मेरे मन में एक बेचैनी थी। नेहा ने कहा था कि माँ और राहुल 2 साल पहले एक हादसे में मारे गए थे, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स में ऐसी किसी दुर्घटना का जिक्र नहीं था। मेरे दिल के किसी कोने में एक उम्मीद थी कि शायद वे कहीं जिंदा हों। मैंने घर की तलाशी लेने का फैसला किया, कानूनी तरीके से नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह। तहखाने का दरवाज़ा पुराने बंगलों में अक्सर एक छोटा सा स्टोर रूम या तहखाना होता है। हमारे घर का तहखाना सालों से बंद था, क्योंकि वहां सीलन रहती थी। जब मैं उस ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि कालीन के नीचे एक नया ताला लगा हुआ था। मैंने भारी हथौड़े से ताला तोड़ा और सीढ़ियों से नीचे उतरा। नीचे की हवा भारी और बदबूदार थी। टॉर्च की रोशनी में मैंने जो देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। वहां 2 लोहे के पिंजरे थे। जिंदा लाशें। एक पिंजरे में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और आंखें पथराई हुई थीं। वह मेरी माँ थी। दूसरे पिंजरे में राहुल था, जो इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो अपनी गर्दन तक नहीं उठा पा रहा था। वे मरे नहीं थे। नेहा ने उन्हें 2 साल से यहाँ कैद करके रखा था, ताकि वो उनकी आवाज़ का इस्तेमाल करके मुझसे पैसे मंगवाती रहे। वो मुझे वीडियो कॉल पर जो दिखाती थी वो सब डीपफेक तकनीक और पुराने वीडियो का कमाल था। माँ, मेरी आवाज़ फटी की फटी रह गई। जैसे ही मैंने उन्हें आज़ाद किया, माँ ने कांपते हुए हाथ से मेरे चेहरे को छुआ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल ने बस इतना कहा, भैया, उसे छोड़ना मत। अंतिम संघर्ष और न्याय। तभी मेरे फोन पे एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया। वह नेहा थी। वो पुलिस की वैन से भाग निकली थी, या शायद पुलिस ही उसके साथ मिली हुई थी। समीर, तुमने उन्हें ढूंढ लिया? बहुत अच्छे। नेहा की हंसी मोबाइल के स्पीकर में गूंजी। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं पा सकती तो तुम भी नहीं रहोगे। टिक टिक टिक। एक आवाज मेरे पीछे रखे पुराने पानी के हीटर से आ रही थी। नेहा ने पूरे घर को एक बम में तब्दील कर दिया था। मेरे पास सिर्फ 60 सेकंड थे। मौत की दौड़। मैंने कमजोर राहुल को अपने कंधे पर उठाया और माँ का हाथ पकड़कर ऊपर की ओर भागा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मेरा पैर फिसला, लेकिन माँ की ममता ने मुझे गिरने नहीं दिया। भाग समीर, रुक मत, माँ चिल्लाईं। हम जैसे ही घर की दहलीज लांघकर बगीचे की दीवार के पीछे कूदे, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा बंगला, वो यादें और वो खौफनाक अतीत, सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। आसमान में आग की लपटें साए की तरह नाच रही थीं। न्याय की सुबह। कुछ महीनों बाद माँ और राहुल धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। नेहा को देश की सीमा पार करते हुए पकड़ा गया और उसे उम्रकैद की सजा हुई। मैं उस जले हुए मलबे के सामने खड़ा था। घर गिर चुका था, लेकिन मेरा परिवार साथ था। मैंने समझ लिया था कि विदेश की चमक धमक में मैंने अपनों को खो दिया था, लेकिन अब मैं उन्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। सूरज की रोशनी में अब कोई साया नहीं था, सिर्फ एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। बंगला मलबे में तब्दील हो चुका था। माँ और राहुल सुरक्षित थे, लेकिन मेरे मन की शांति अब भी कोसों दूर थी। नेहा जेल में थी और पुलिस के मुताबिक उसका पूरा गिरोह खत्म हो चुका था। लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे एक बिना नाम का पार्सल मिला। उस पार्सल के अंदर एक पुरानी डायरी थी, मेरे पिता की डायरी। पिताजी की मौत के बारे में मैं हमेशा यही जानता था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन उस डायरी के आखिरी पन्नों ने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। पिताजी ने लिखा था, मुझे डर है कि नेहा वो नहीं है जो वो दिखती है। वो समीर से प्यार नहीं करती। वो उस चाबी की तलाश में है जो हमारे खानदान के इस पुराने बंगले की नींव में कहीं दबी है। उसे नहीं पता कि वो चाबी नहीं, एक श्राप है। तभी मुझे याद आया कि धमाके के बाद जब मलबे को हटाया जा रहा था तो मजदूरों को जमीन के नीचे एक लोहे का संदूक मिला था, जिसे पुलिस ने सबूत के तौर पर जब्त कर लिया था। उसी रात मुझे अस्पताल से फोन आया, जहां माँ और राहुल भर्ती थे। समीर जी, जल्दी आइए, अस्पताल की बिजली काट दी गई है और कुछ नकाबपोश लोग वार्ड में घुस आए हैं। मैं पागलों की तरह गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचा। गलियारों में अंधेरा था। इमरजेंसी लाइटें लाल रंग में टिमटिमा रही थीं। जैसे ही मैं माँ के वार्ड में पहुंचा, मैंने देखा कि राहुल जमीन पर बेहोश पड़ा था और माँ का बेड खाली था। सामने की दीवार पर खून से लिखा था, चाबी लाओ, माँ ले जाओ। मुझे एहसास हुआ कि नेहा सिर्फ एक मोहरा थी, उसके पीछे कोई और था, कोई ऐसा जो हमारे परिवार के इतिहास को मुझसे बेहतर जानता था। तभी मेरे फोन पे एक वीडियो मैसेज आया। स्क्रीन पर मेरी माँ एक पुरानी गुफा जैसे कमरे में कुर्सी से बंधी हुई थीं। उनके पीछे एक साया खड़ा था। जब वो साया रोशनी में आया तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। वो मेरा सगा चाचा था, जिसके बारे में माँ ने हमेशा कहा था कि वो 20 साल पहले एक सड़क हादसे में मर चुका है। समीर बेटा, चाचा की आवाज़ गूंजी, तुम्हारे पिता ने मुझे जिंदा दफन करने की कोशिश की थी ताकि वो उस खजाने को अकेले भोग सकें।
अब वही खजाना तुम्हारी माँ की जान बचाएगा। चाचा, वो संदूक पुलिस के पास है, मैंने चिल्लाकर कहा। नहीं समीर, चाचा हंसा। पुलिस के भेष में जो लोग संदूक ले गए वो मेरे आदमी थे, लेकिन संदूक खुल नहीं रहा। उस पर एक बायोमेट्रिक लॉक है जो सिर्फ तुम्हारे खून से खुलेगा। अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो उस पुराने कब्रिस्तान वाले खंडहर में अकेले आओ जहां तुम्हारे पिता को दफनाया गया था। रात के 2 बज रहे थे। मैं अकेले उस कब्रिस्तान पहुंचा, हाथ में टॉर्च और दिल में माँ को खोने का डर। कब्रों के बीच से गुजरते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे हजारों आंखें मुझे देख रही हों। अचानक मेरे पीछे से एक ठंडी आवाज आई, देर कर दी तुमने समीर। मैंने मुड़कर देखा। चाचा हाथ में वही लोहे का संदूक लिए खड़े थे। उनके बगल में नेहा भी थी। वो जेल से फरार हो चुकी थी। खून दो समीर और अपना खानदान बचा लो, नेहा ने हाथ में खंजर लेते हुए कहा। चाचा और नेहा की आंखों में वो लालच था जो किसी भी हद तक जा सकता था। नेहा ने खंजर की नोक मेरी गर्दन पर टिका दी। जल्दी करो समीर, संदूक के ढक्कन पर जो शेर का निशान है उस पर अपना हाथ रखो, चाचा ने पागलपन भरी आवाज में कहा। मैंने कांपते हाथों से उस ठंडे लोहे के संदूक को छुआ। जैसे ही शेर के दांतों वाले खांचे में मैंने अपनी उंगली चुभाई, एक बारीक सुई ने मेरा खून सोख लिया। एक भारी गूंज के साथ संदूक का लॉक खुल गया। जैसे ही ढक्कन खुला, वहां कोई सोने चांदी के सिक्के नहीं थे। अंदर सिर्फ एक काली मिट्टी का पुतला और एक पुराना दस्तावेज था। चाचा ने झपटकर वो दस्तावेज उठाया। कहाँ है नक्शा? कहाँ है वो खजाना? वो पागलों की तरह पन्ने पलटने लगे, लेकिन अचानक उनके हाथ जलने लगे। पन्नों से नीला धुआं निकलने लगा। दस्तावेज पर लिखा था, ये खजाना दौलत का नहीं, पापों के प्रायश्चित का है। जो इसे लालच से खोलेगा वो इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तभी कब्रिस्तान की जमीन हिलने लगी। माँ, जो पास ही के एक खंभे से बंधी हुई थीं, जोर से चिल्लाईं, समीर, यहां से भागो, यह जगह शापित है। अचानक मेरे पिता की कब्र की मिट्टी फटने लगी। वहां से कोई इंसान नहीं, बल्कि एक तेज रोशनी और काले साये का मिश्रण बाहर निकला। चाचा और नेहा खौफ के मारे जम गए। वह साया सीधे चाचा की ओर बढ़ा। तुमने भाई को धोखा दिया, तुमने परिवार को उजाड़ा, एक गूंजती हुई आवाज आई जो मेरे पिता की थी। नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो काली मिट्टी का पुतला जो संदूक में था अचानक उसके पैरों से लिपट गया। वो मिट्टी नहीं थी, वह एक प्राचीन रक्षक था जिसे पिताजी ने परिवार की सुरक्षा के लिए वहां रखा था। कब्रिस्तान में कोहरा इतना घना हो गया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अंधेरे में हाथ मारकर माँ की रस्सियां काटीं। समीर, पीछे मत देखना, बस भागो। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और हम मुख्य द्वार की ओर भागे। पीछे से चाचा और नेहा की आखिरी चीखें सुनाई दी, जो धीरे धीरे मिट्टी के नीचे दबती जा रही थीं। जैसे ही हम गेट के बाहर निकले, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी जमीन धंस गई। कब्रिस्तान का वो हिस्सा जहां मेरे पिता की कब्र थी और जहां वे गुनहगार खड़े थे, वो अब एक गहरे गड्ढे में तब्दील हो चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ पुलिस और रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। वहां न कोई संदूक था, न नेहा और न ही चाचा। पुलिस को वहां सिर्फ मिट्टी मिली। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि 2 इंसान जिंदा जमीन में समा सकते हैं। माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में शांति थी। समीर, तुम्हारे पिता जानते थे कि एक दिन यह लालच वापस आएगा। उन्होंने खुद को और उस राज को हमेशा के लिए मिटा दिया ताकि तुम और राहुल सुरक्षित रह सको। हम वापस अपने नए छोटे से घर की ओर चल दिए। अब न कोई वसीयत थी, न कोई बंगला और न ही कोई संपत्ति, लेकिन मेरे पास मेरी माँ थी और वो सुकून जो 7 सालों में पहली बार महसूस हो रहा था। जैसे ही हम घर के अंदर घुसे, राहुल ने दरवाज़ा खोला। वो अब ठीक लग रहा था, लेकिन तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसमें एक अज्ञात नंबर से एक फ़ोटो थी। वो फ़ोटो उसी कब्रिस्तान की थी जिसमें मिट्टी के ऊपर एक नया हाथ बाहर निकला हुआ दिख रहा था और उस हाथ में मेरी माँ की अंगूठी थी। फ़ोन की स्क्रीन पर वो तस्वीर देखकर मेरा गला सूख गया। मिट्टी से बाहर निकलता वो हाथ और उस पर माँ की वो पुश्तैनी अंगूठी जो उन्होंने हमेशा पहनी थी। मैंने धीरे से अपनी बगल में बैठी माँ के हाथों की ओर देखा। माँ के हाथ खाली थे, उनकी अंगूठी गायब थी। मेरा दिल डूबने लगा। मैंने माँ की आंखों में झांका। उन आंखों में वो ममता नहीं थी जो सुबह दिखाई दे रही थी। वहां वही ठंडी और क्रूर चमक थी जो मैंने उस रात डाइनिंग टेबल पर नकली माँ की आंखों में देखी थी। माँ, आपकी अंगूठी कहाँ है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वह मुस्कुराई। वो मुस्कान इतनी डरावनी थी कि राहुल भी पीछे हट गया। समीर बेटा, क्या तुम्हें सच में लगा कि कब्रिस्तान में जो मिट्टी में समाया वो नेहा थी? उसने अपना हाथ धीरे से अपने चेहरे की ओर बढ़ाया और कान के पीछे से एक झिल्ली जैसी परत खींची। एक झटके में माँ का चेहरा उतर गया। उसके नीचे नेहा का चेहरा था। नेहा, मैं चिल्लाया। तो माँ कहाँ है?
अगर तुम यहाँ हो तो उस कब्र में कौन गया? नेहा ठंडी हंसी हंसी। कब्रिस्तान के उस धुएं और अंधेरे में तुमने जिसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला, वो मैं थी। तुम्हारी असली माँ तो अभी भी उसी गड्ढे में चाचा के साथ दफन है। मैंने आखिरी पल में अपनी अंगूठी उनके हाथ में डाल दी और अंधेरे का फायदा उठाकर तुम्हारी माँ बन गई। राहुल ने नेहा पर झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन तभी घर के दरवाजे से 4 नकाबपोश आदमी अंदर घुसे। उनके हाथों में बंदूकें थीं। खेल खत्म समीर, नेहा ने सोफे पर आराम से बैठते हुए कहा। अब कोई पुलिस नहीं आएगी। इस बार कोई लाइव स्ट्रीम नहीं है, बस तुम हो, राहुल है और ये कागजात। तभी राहुल, जो अब तक शांत खड़ा था, जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक पागलपन था। नेहा, तुम्हें लगा कि तुम अकेली खिलाड़ी हो? राहुल ने अपनी जेब से एक छोटा रिमोट निकाला। भाई, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ठीक हो रहा हूं। दरअसल अस्पताल में जब चाचा के आदमियों ने मुझ पर हमला किया, तभी मैंने समझ लिया था कि घर में कोई गद्दार है। राहुल ने रिमोट का बटन दबाया। अचानक पूरे घर के ऊपर लगे फायर स्प्रिंकलर से पानी की जगह एक तेज गंध वाला केमिकल गिरने लगा। यह ज्वलनशील गैस है नेहा, राहुल ने अपनी आंखों में अंगारे लिए कहा। अगर एक भी गोली चली या तुमने हमें छूने की कोशिश की तो ये पूरा घर 1 सेकंड में राख बन जाएगा। हम तो मरेंगे ही, तुम भी कोयला बन जाओगी। नेहा के चेहरे पर पहली बार मौत का डर दिखा। वो और उसके गुंडे जम गए। उसी पल बाहर असली पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। इस बार पुलिस को मैंने नहीं, बल्कि राहुल ने पहले ही साइलेंट अलार्म के जरिए सूचना दे दी थी। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। नेहा ने नफरत से मेरी ओर देखा। तुम जीत गए समीर, लेकिन याद रखना, तुम्हारी माँ अभी भी उस मिट्टी के नीचे दबी हैं। अगर वक्त पर नहीं पहुंचे तो वे दम तोड़ देंगी। मैंने बिना एक पल गवाए नेहा को पुलिस के हवाले किया और राहुल के साथ वापस उस कब्रिस्तान की ओर भागा। हमने पागलों की तरह उस धंसी हुई मिट्टी को खोदा। घंटों की मशक्कत के बाद हमें एक लकड़ी का तख्ता मिला, जिसके नीचे माँ बेहोश पड़ी थी, लेकिन उनकी सांसें चल रही थीं। चाचा का कहीं पता नहीं था, शायद वो सच में उस प्राचीन श्राप का हिस्सा बन चुके थे। 2 दिन बाद अस्पताल में माँ ने आंखें खोलीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अब हम घर चलें समीर? मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ माँ, पर उस पुराने बंगले में नहीं। हम एक नई जगह जाएंगे, जहाँ कोई साया ना हो।